मुद्दतों पहले जो डूबी थी वो पूंजी मिल गई। कभी जो दरिया में फेंकी थी वो नेकी मिल गई। शेर देखें खुदकशी करने पे आमादा थी नाकामी मेरी, फिर मुझे दीवार पर चढ़ती हुई चूंटी मिल गई। वाकया तलाश करें। खुदकशी करने पे आमादा थी नाकामी मेरी, फिर मुझे दीवार पर चढ़ती हुई चूंटी मिल गई। और सबसे खूबसूरत शेर देखें कि इसे मैं इनाम कहूं या सजा का नाम दूं। इसे मैं इनाम कहूं या सजा का नाम दूं। उंगलियां कटते ही तोहफे में अंगूठी मिल गई। और आज फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी। आज फिर मुझे कूड़ेदान से एक बच्ची मिल गई। और मैं एक दिन उठा था इसी मिट्टी से बगुले की तरह, आखिरकार एक दिन इसी मिट्टी में मिट्टी मिल गई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राणा साहब की खूबसूरत गजल के साथ हमने आज के लेक्चर का आगाज किया। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 गलबन डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारे लेक्चर में इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन शुरू होता है जो कि बहुत थोड़ा है। और दूसरा जो पोर्शन है वो सॉलिड पर है, क्योंकि पहला जो पोर्शन था वो गैस पर था, फिर थोड़ा सा लिक्विड पर था, और अब क्या है, सॉलिड के ऊपर है। तो प्यारे बेटे, सॉलिड होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम जरा सॉलिड्स की डेफिनेशन यूं समझ लो पढ़ेंगे। सॉलिड्स जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ये चार बातें आपने याद रखनी है। पहली बात, ये हार्ड होते हैं, ये बड़े सख्त होते हैं। दूसरी बात, ये रिजिड होते हैं। इसका मतलब भी गालबन वही बनता है, हार्ड रिजिड सख्त एक ही बात है। एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। फिक्स्ड का लफ्ज लिखें आपकी मर्जी, डेफिनेट का लफ्ज लिखें आपकी मर्जी। हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स आर द सब्सटेंस विच आर हार्ड एंड रिजिड हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। ओके, तीन बातें और जो हमारी बुक में हैं। एक बच्चा कह रहा था हु बहू बुक पढ़ाया करें ताकि हम पढ़ते जाएं आपका लेक्चर और देखते जाएं किताब को, हमें समझ लगती जाए। तो मैंने कोशिश तो की है। आइए देखते हैं। तो प्यारे बेटे, हमने जब सॉलिड को डिफाइन कर लिया तो अब दो तीन बातें याद रखनी है। और आपने सॉलिड के बारे में एक बात तो ये याद रखनी है कि दे आर क्लोजली पैक्ड। क्या क्लोजली पैक्ड, ये बताओ। अब सुनो भाई, ये जो सॉलिड्स होते हैं ना, ये किसी ना किसी पार्टिकल के मिलने से बनते हैं। वो पार्टिकल्स कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। मिसाल के तौर पर दीवार है तो वो ईंटों से बनी हुई है, तो दीवार के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे? ईंटें, ब्रिक्स। तो इसी तरह ये जो सॉलिड होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट तीन तरह के हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, यानी ये सॉलिड एटम के बने हो सकते हैं। आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये तीन तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं सॉलिड्स के अंदर, यानी या तो सॉलिड एटमों के बने होंगे, या मॉलिक्यूल्स के बने होंगे, या आयंस के बने होंगे। इन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड। ओके, तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली चिपके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दे हैव कोहेसिव, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। इनके दरमियान जो है वो बड़ी ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव, आपस में चिपकाने वाली, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने वाली स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, और तीसरी बात क्या याद रखनी है? तीसरी बात ये याद रखनी है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं दे शो ओनली वाइब्रेशनल मोशन। ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन देते हैं। ये सिर्फ इनके पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं और कोई भी मोशन शो नहीं करते। तो ये हो गया सॉलिड का इंट्रोडक्शन, उनकी डेफिनेशन। नाउ वी हैव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मुझे नहीं लगता इसमें से कभी लॉन्ग क्वेश्चन आए। हाँ, शॉर्ट के लिए ये क्वेश्चन बहुत अहम हो सकता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, आपसे कोई दो तीन प्रॉपर्टीज वो पूछ लेता है
तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। हमारे बुक में 6 जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें पहले नंबर पे है कंप्रेशन ऑफ सॉलिड्स, और दूसरे नंबर पे है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, और तीसरे नंबर पे है मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, चौथे नंबर पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन सॉलिड, एंड पांचवें नंबर पे है इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन सॉलिड्स, और छठे नंबर पे है काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन केएमटी। केएमटी कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कंप्रेशन ऑफ सॉलिड। आपको क्या लगता है हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, हम सॉलिड को दबा सकते हैं? मुझे तो लगता है हम नहीं दबा सकते। सर जी क्यों नहीं दबा सकते? पत्थर के ऊपर अगर बिल्डोजर चढ़ जाए तो वो तो दबता नहीं, वो प्रेस नहीं होता बल्कि वो टूट जाता है, उसका सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, बहुत कम स्पेसेस होती हैं, तो इनके दरमियान जगह ही नहीं होती खाली। आप इनको कैसे दबाओगे? जब आप बात करते हो गैसेस की, तो गैसेस को तो बड़ी आसानी से आप लोग दबा सकते हो। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल में बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से आप उनको दबाकर कंप्रेस करके एक दूसरे के करीब ले आते हो। इसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल में थोड़ी बहुत स्पेसेस होती हैं, उनको भी थोड़ा बहुत जो है आप कंप्रेस कर सकते हो, बट सॉलिड आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ये तो हो गया आइडिया। अब हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब क्या कहती है? किताब जो कहती है वो मैंने लिख दिया है भाई, नोट्स भी बना सकते हैं आप, आसान है। किताब कहती है कि जो सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, दे आर क्लोजली पैक्ड, आपस में चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक हो गया, ये देख लो क्लोजली पैक्ड होते हैं ये। ओके, अगली बात, एंड दे कैन नॉट मूव अनलाइक गैसेस। जिस तरह गैसेस के पार्टिकल को आप थोड़ा सा दबाएं तो वो क्लोज क्लोज होकर वो मूव करके क्लोज हो जाते हैं। ये मूव करके क्लोज कैसे होंगे? इनके दरमियान जगह ही कम है या नहीं है। अब इसकी मिसाल हम लेंगे मेटल से। जो मेटल्स के एटम होते हैं ना, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। मतलब कैसे? ये देखो मेटल के एटम बना रहा हूं, ये एक मेटल का एटम है। मेटल के एटम स्फेरिकल शक्ल की तरह समझे जाते हैं, गोल, और वो इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरह से वो अरेंज्ड होते हैं। ये आप देख लें, मैंने 3 एटम मेटल के जोड़ दिए हैं। आपको पता है ये किस तरह से जुड़ते हैं? जैसे वो स्नोकर क्लब में स्नोकर के जो बॉल्स होते हैं, अंडे, उनकी मिसाल ले लें कि वो मेटल के एटम हैं, और 3 अंडे हमने जोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह आप एक और अंडा भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक और अंडा भी जोड़ सकते हैं, ऐसे ही। तो दीज आर द स्फेरिकल माने गोल, स्फेरिकल एंड तरतीब के साथ सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। किसके किसके पार्टिकल, किसके एटम? मेटल के एटम। ठीक है, और अगली बात जरा सुन लें, ये अरेंज जब होते हैं, ऑन अरेंजमेंट या ऑन अरेंजिंग दीज पार्टिकल्स मेक, ये क्या बनाते हैं? हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है? देखें, जब इन अंडों को आप पैक करते हैं ना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो 2 तरह की पैकिंग बनती है। एक पैकिंग का नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और दूसरी का नाम होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो वो हमारे सिलेबस में वो पैकिंग नहीं दिखाई गई, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नाम याद रखेंगे कि मेटल के जो एटम हैं वो 2 तरह की पैकिंग देते हैं जब आप उन्हें अरेंज करते हैं। एक पैकिंग होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक होती है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ओके, अब जरा अगली बात सुनना, यहां पर वो एक बात लिखता है कि ये जो एटम की बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑक्यूपाई 74% स्पेस ओनली। अब इस बात को कैसे समझेंगे? देखो भाई, ये आपके सामने ये स्फेरिकल बॉल्स हैं या एटम ऑफ मेटल हैं, अरेंज्ड हैं। आप देखें इनके दरमियान कोई स्पेस है? जी हाँ है। कहां पे है? मैं उसे ग्रीन कलर के मार्कर से हाईलाइट करता हूं। ये देखो, ये स्पेस है, ये देखो, ये स्पेस है, ये देखो, ये स्पेस है। तो ये स्पेसेस हैं जो मेटल के एटम्स के दरमियान मौजूद होती हैं और रह जाती हैं। आप अगर स्नोकर के बॉल्स को अरेंज करें ना, तो ऐसे देखें तो आपको वो ग्रीन फर्श जो होता है उस टेबल का, वो नजर आ रहा होता है। तो इनको क्या कहते हैं? ये जो खाली जगह हैं, इनको कहते हैं वॉइड्स। वॉइड्स माने खाली जगहें, VOIDS, वॉइड्स भी कहते हैं इन्हें।
इन्हें इंटरस्टाइसिस भी कहते हैं, इंटरस्टाइसिस, इंटरस्टाइसिस भी इन्हें कहते हैं, इन्हें वॉइड्स भी कहते हैं, इन्हें क्रीवाइसिस भी कहते हैं। ओके, अब आप ऐसा करें, ये 3 बॉल्स है ना, इन 3 बॉल्स के ऊपर एक और चौथी बॉल रख दें। रख दी सर जी, ये लो रख दी। सर ये वाला वाइड अब छुप नहीं गया? बेटा जानी, हमें नजर नहीं आ रहा, छुप गया मगर है तो सही, अंदर मौजूद तो है, वो खत्म तो नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल। तो जब भी आप मेटल्स को के एटम को अरेंज करते हैं, चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, उस पैकिंग के बाद वो जो मेटल के एटम हैं वो सिर्फ 74% स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, बाकी जो 26% स्पेस बच जाती है वो ये वॉइड्स घेर लेते हैं। वॉइड्स की वजह से 26% स्पेस रह जाती है, मगर चूंकि ये स्फेरिकल हैं तो इनको आप करीब नहीं ला सकते, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ये कोई वो वाली फोम वाली बॉल तो नहीं है कि ये चिपक जाएंगी, ये तो रिजिड हार्ड बॉल्स है ना, तो इसीलिए तो यहां पर उसने भी लिखा कि कंप्रेशन इज नॉट पॉसिबल, कंप्रेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। क्या हम सॉलिड को एक्सपैंड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। मेरा मानना यह है कि हम सॉलिड को ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत शायद हम इन्हें एक्सपैंड कर लें तो कर लें। तो वो कहता है प्रॉपर्टी, एक्सपेंशन इज अ प्रॉपर्टी इन विच स्पेस इंक्रीज्ड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्सपेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम अगर चाहते हैं कि कोई चीज एक्सपैंड हो तो उसके एक्सपेंशन का क्या मतलब है? जब वो एक्सपेंशन का मतलब है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं, पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो स्पेसेस क्रिएट हो जाएं। ओके, अब आगे देखते हैं। तो सॉलिड के अंदर चूंकि फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, ये मैंने तीर ऊपर लगाए हुए हैं, 3 बहुत ज्यादा होती हैं, लिहाजा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हार्डली अफेक्ट देयर पोजीशन, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस होने की वजह से जब आप उनको हीट करते हैं तो बड़ी मुश्किल से या थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर होते हैं या अपनी जगह से हिलते हैं, अपनी जगह से मूव करते हैं। ठीक हो गया। तो अब अगली बात सुने, वो कहता है इनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है, ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। अब ये है ना सॉलिड का पार्टिकल, तो ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऐसे, ये देखें, ऐसे जो है वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है ना, ये इधर जाएगा ना उधर जाएगा ना उधर, तो ये वाइब्रेट करता है। तो थोड़ा टेम्परेचर जब थोड़ा सा आप बढ़ाते हैं तो इनकी वाइब्रेशन में इजाफा हो जाता है। बस हम बात मेल्टिंग पॉइंट की नहीं कर रहे कि मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ा दें फिर तो ये एक्सपैंड होंगे, फिर ये एक्सपैंड नहीं होंगे, ये पिघल जाएंगे, लुढ़ जाएंगे ये। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा हूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर हार्डली इंक्रीज वॉल्यूम, जो इन टेम्परेचर में इजाफा है वो बड़ी मुश्किल से वॉल्यूम में इजाफा कर पाता है सॉलिड के अंदर। ठीक है, अच्छा 2 बातें और सुने, वो कहते हैं ये 2 बातें हैं कि सॉलिड्स के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड क्यूबिक एक्सपेंशन पाया जाता है। अब ये 2 लफ्ज समझने वाले हैं इस पूरे पैराग्राफ में कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन क्या होता है। तो सुन लें, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी सॉलिड की लंबाई में जो इजाफा होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन से क्या मुराद है? किसी भी सॉलिड की को हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में जो थोड़ा बहुत इजाफा होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक एक्सपेंशन। सही हो गया। तो वो कहता है सॉलिड के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी मौजूद है और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन भी मौजूद है, बट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड। लिक्विड और गैस के मुकाबले में इनके एक्सपेंशन कोएफिशिएंट यानी कि एक्सपैंड करने की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत कम है, इतनी कम है कि हम उन्हें नेग्लिजिबल कह देते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मगर किताब में लिखी हुई है तो पढ़ना जरूरी है। तो वो कहता है कि सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पार्टिकल्स हैं, इनमें नो ट्रांसलेटरी मोशन एंड नो रोटेशनल मोशन। ना तो ये ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं, ना ये डर 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 डर, ना ये रोटेट करते हैं, बल्कि ओनली दे वाइब्रेट, ये वाइब्रेशनल मोशन ही शो करते हैं। बस ऐसे
जैसे हमारा मोबाइल वाइब्रेट करता है, और इंटेंस वाइब्रेशन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनकी वाइब्रेशन में इजाफा हो जाता है। जो पहले नॉर्मल वाइब्रेट कर रहे थे आप जरा तेजी से वाइब्रेट करेंगे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड। सॉलिड के दरमियान इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं या नहीं है? भाई बहुत कम है, 26%, जो भी हमारे किसी काम की नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। वो कहता है कि फार लेस देन लिक्विड, यानी इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन सॉलिड आर फार लेस, बहुत कम, देन लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। इज दैट क्लियर? ओके। एंड नेक्स्ट, बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं तो ड्यू टू क्लोजली पैक्ड, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ये हार्ड हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हैं, ये हाईली स्टेबल भी होते हैं। नेक्स्ट देखें, इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं पार्टिकल्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान? तो आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनमें 3 आ जाते हैं, जिनमें एटम आ जाता है, जिनमें आइंस आ जाते हैं और जिनमें मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, these are called the constituents of solids, are held together by ionic bond, covalent bond, metallic bond और van der Waals forces। तो याद रखें सॉलिड्स के अंदर ये फोर्सेस पाई जाती हैं। अगर किसी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड है तो वो आयनिक सॉलिड होगा, अगर सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो कोवेलेंट सॉलिड होगा, अगर पार्टिकल्स के दौरान मेटेलिक बॉन्ड है तो वो मेटेलिक सॉलिड होगा, अगर पार्टिकल्स के दरमियान van der Waals फोर्सेस हैं तो आप उन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। अच्छा, ये van der Waals फोर्सेस वैसे तो तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा नाम है, मगर ज्यादातर हम इन्हें मुशाबिहत देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से, आईडीआईडी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस से। ओके, नेक्स्ट वो क्या कहता है कि ये जो फोर्सेस हैं बड़ी मजबूत होती हैं, इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं दे आर फिक्स्ड पार्टिकल्स ओनली दे कैन वाइब्रेट। बार बार एक ही बात कर रहा है, मजबूरी है, किताब ने लिखा है तो हमने आपको समझाना है। नेक्स्ट देखें, छठा और आखिरी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन केएमटी। केएमटी कहते हैं एक थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस की प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करती है और ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड की प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करती है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन। मोशन कहते हैं हरकत को। अच्छा, अब मेरी बात सुना, अगर किसी पार्टिकल्स के दौरान रोटेशनल मोशन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल्स ट्रांसलेशनल मोशन रखते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। चूंकि हमने पढ़ चुका कि हमारे सॉलिड्स में, जो सॉलिड हम पढ़ रहे हैं, ओनली वाइब्रेट, ओनली वाइब्रेशनल मोशन होती है, सो दे हैव वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, दे हैव नो एनी रोटेशनल, दे हैव नो एनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का लेक्चर था।